तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज़ आ रही है? चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है, सभी को वेलकम है। चलिए लाइक भी कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बुलंद दरवाजा द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था बताइएगा। चलिए बुलंद दरवाजा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, अकबर के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रवेश द्वार का निर्माण जो हुआ था किसके उपलक्ष्य में, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो बुलंद दरवाजा बना था ये किसके उपलक्ष्य में, कौन से विजय उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ये कहाँ पर आपके है? तो आपके उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग जाएंगे 43 किलोमीटर दूर, तो फतेहपुर सीकरी स्थान पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं, जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे आपके कौन? अबुल फजल थे। कौन थे भाई? अबुल फजल। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। याद रखिए अकबरनामा के 3 भाग आपके क्या हैं? कितने भाग है? 3 भाग है, जिसमें से तीसरा भाग जो आपका है वो आईने अकबरी है। ठीक है, अगर पूछे कि अबुल फजल का तीसरा भाग कौन सा है तो आपका आईने अकबरी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? यहाँ पर आपको बताना है दूसरा प्रांत, है ना, दूसरा प्रांत पूछा गया है। और सहायक संधि को जो जाना जाता है आपके लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है सेकेंड नंबर का मैसूर, कौन था भाई? तो आपका मैसूर था। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, निजाम का नाम आपने सुना होगा, निजाम। ठीक है, तो हैदराबाद का निजाम था। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है आपका? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं कि मुगल का अंतिम शासक जो आपका था वो था आपका बहादुर शाह जफर दोती, है ना। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी? तो 1857 के विद्रोह में इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि ये चला गया था आपके रंगून में, है ना। रंगून जो कि आपका कहाँ पर है? आपके ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा आपके म्यांमार, है ना। यहाँ पर निर्वासित किया गया था और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी और यहीं पर इसकी क्या कब्र बना दी गई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। 5 का जवाब देना है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। देखो वैदिक देवता जो आपके इंद्र हैं, आप देखते होंगे जब इंद्र नाराज हो जाते थे तो वर्षा और चक्रवात बहुत ज्यादा कर देते थे, है ना। जब भी गुस्सा हो जाते हैं तो वर्षा और चक्रवात बहुत तेज आपके आते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी पत्र दिया था। मतलब यहाँ पर दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले, है ना, शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी पत्र दिया गया था। और इस चेतावनी पत्र में जो दिया गया था, क्या दिया गया था, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर दिया है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। तो भाई रुपया डॉलर विनिमय से कोई मतलब यहाँ पर आपका नहीं था। यहाँ पर दिया गया है रुपया डॉलर तो आपका है नहीं भाई, है ना। फिर क्या है? भू राजस्व में 50% की कमी करना। तो देखो ये वाला आपका पॉइंट सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा कीजिए, ये भी पॉइंट सही है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर 2 और 3 इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि चौरा चौरी की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चलिए बताइएगा कि चौरा चौरी की जो घटना हुई थी किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा वह कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 7 का जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है सी गोरखपुर, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। ये घटना आपके कहाँ पर है? तो आपकी गोरखपुर से आपके संबंधित है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो लेखक है आपके कौन है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी आ रहा है सभी का। ऑप्शन डी आ रहा है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए 9 का जवाब यहाँ पर देना है। चलिए 9 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा सी। यहाँ पर वीर सावरकर किसने किया था? तो वीर सावरकर इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे?
चलिए बताइएगा कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब भी यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, चलिए 10 का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं भाई। जवाब आ रहा है ए नंबर, काफी लोग कह रहे हैं ए नंबर, तो इसका जवाब बिल्कुल सही है, आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। आप देखते हैं जब तेज हवा चलती है तो मिट्टी उड़ जाती है ना, और ये कैसी मिट्टी होती है? तो यहाँ पर आपका 11 नंबर में जवाब देना है। तो देखिए कैसी मिट्टी, जो बालुई मिट्टी होती है ये तो उड़ती है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वेनिस नहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में है? नाम क्या दिया है? वेनिस शहर, माफ करिए, दिया है वेनिस शहर। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, ये किस देश में स्थित है आपसे पूछा गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये आपके इटली में है ना। कहाँ पर है आपके? तो आपकी इटली में है। वेनिस जो आपका कह सकते हैं शहर है आपके इटली में है, जो कि इटली का प्रमुख नगर भी आपका है, ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड में, अमेजन बेसिन में, गंगा बेसिन में, या साइबेरियाई मैदान में? चलिए तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर देखो गंगा बेसिन दिया है ना, लेकिन ये नहीं दिया है कि नहीं आपकी कहाँ पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में होती है ना कि गंगा बेसिन में, तो इसमें पता लगा दीजिएगा। इनमें से ऑप्शन जो आपकी हो जाएगी अमेजन बेसिन में होती है। कहाँ पर होती है? ऑप्शन बनेगा बी, अमेजन बेसिन में, इसका आपका जवाब हो जाएगा। जहाँ पर देखा जाए लगभग आपकी 200 सेंटीमीटर कितनी हो जाती है? 200 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होती है। यहाँ पर देखो जो दिया है गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में औसत जो होती है वो सिर्फ 110 सेंटीमीटर ही हो पाती है। तो इस कारण से आप जवाब किसको देगो? बी नंबर को देगो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितना है? मतलब टाइम जोन, है ना। टाइम जोन जैसे आपके भारत का टाइम जोन कितना है? 82.5, इसी से निकाला जाता है ना। इसी प्रकार पूछा गया पूरे विश्व में जो आपके टाइम जोन है वो आपके कितने टाइम जोन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या? तो आपका 24, कितने हो जाएंगे आपके? 24 टाइम जोन में आपका विभाजित किया गया है, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की जो रैंक है वो आपकी कौन सी है? चलिए जवाब दीजिए कि जनसंख्या के आधार पर। देखो जनसंख्या के आधार पर है तो आपको पता है कि सेकंड स्थान आपका आता है भारत का, क्योंकि पहला स्थान किसका है? चाइना का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 2017-18 के दौरान देश निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश था? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी आपका भारत ही है। क्या है भाई? आपका भारत ही यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्या? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि बिटकॉइन क्या है। देखो बिटकॉइन एक दिया गया है, बिटकॉइन ये क्या होता है? एक मुद्रा है, याद रखिए। बिटकॉइन जो आपकी क्या है? ये डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, ठीक है। क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप आपका है, या किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है, या एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये डिजिटल मुद्रा आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चलिए भाई जो लोग बाद में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है। जितने लोग बाद में जुड़ते हैं या हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ऑफलाइन भी देखते हैं वो लोग भी वीडियो को लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें, शेयर भी करते रहें। चलिए बताइए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन डी आपके 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। और डेट पूछे तो आपको 19 जुलाई डेट आपको बता देना है, ठीक है। 19 जुलाई आपको डेट भी बता देना है, ठीक है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, घबराइएगा मत, बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 1 अप्रैल 1935, है ना। डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। आपकी कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ बन गया? मुंबई में हो गया था, ठीक है। और इसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। देखो केंद्र सरकार की बात किया है कि इसके विकास व्यय में क्या नहीं शामिल है, इसके विकास के लिए जो आपका व्यय है वो आपका कौन सा शामिल नहीं है, कौन नहीं करती है? तो देखो यहाँ पर आपका 20 नंबर आपसे दिया गया है, कह रहा है आर्थिक सेवा पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, या दिया है रक्षा व्यय। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो शामिल नहीं है वो आपका कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका ए नंबर, केंद्र सरकार के विकास राज्यों में रक्षा व्यय को इसमें से शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। व्यय दिया है इसलिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? चलिए बताइएगा भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 21 का ऑप्शन काफी लोगों ने बहुत पहले ही जवाब दे दिया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 15 महिलाएं थी। कितनी थी भाई? तो 15 महिलाएं इसमें से आपकी शामिल थी, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन दिया है
कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है। मतलब जो भारतीय संविधान है वो अपने नागरिकों को जो समानता देता है, कैसी समानता देता है। चलिए कैसा समान देता है, समानता जो देता है कैसा देता है। चलिए यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा क्या, देखो अवसर और यहाँ पर अभिव्यक्ति दिया है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका अवसर की समानता, यहाँ पर देखिए हैसियत और अवसर क्या है, यहाँ पर हैसियत कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा। देखो ये हैसियत मतलब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाएगा, प्रतिष्ठा यूज किया जाएगा, क्या प्रतिष्ठा यूज किया जाएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है, ठीक है। और जो कि आपके आर्टिकल नंबर आपके 14 और से लेके आपके 18 में वर्णन आपको मिलता है, ठीक है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित किया गया है। तो यहाँ पर बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये किस में आपको देखने को मिलेगा, क्या मौलिक अधिकार में मिलेगा, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलेगा, या मौलिक कर्तव्य में, या राज्यों में, किस में पढ़ने को मिलेगा। तो ये आप पढ़ते होंगे आर्टिकल नंबर आपकी किसमें, आपकी 51 में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति जो आपको मिलेगा है वो मिलेगा 51 में, और आपके 36 से लेके 51 जो कि भाग 4 में आपको मिलेंगे क्या, तो आपको मिलेंगे यहाँ पर आपके जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ये जो आपका मिलता है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। तो देखो आपका जो संविधान था उसमें से आपके मूल कर्तव्य नहीं शामिल थे, याद रखिएगा। जब आपका संविधान था तो उसमें मूल कर्तव्य आपके शामिल नहीं थे। ये मूल कर्तव्य आपके 1976 में जब आपका 42वें नंबर का संशोधन हुआ 1976 में, तब इन्हें शामिल किया गया था। और इसे सुझाव जो दिया था वो स्वर्ण सिंह समिति ने, किसने, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर आपके मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट। देखो इसका गठन जो हुआ था, देखो यहाँ पर दिया प्रथम लोकसभा गठन जो मतलब कब आयोजित की गई थी। तो ये जो बैठक हुई थी वो 13 मई को हुई थी। कब, 13 मई को। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाता ये प्रथम गठन जब हुआ था तो 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को इसकी कह सकते हैं बैठक हुई थी, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवलंकर, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। चलिए पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, जो आपके छोटे शिशु होते हैं, मतलब शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि पीडियाट्रिक्स में अध्ययन किसका होता है, तो आपके शिशु रोग का अध्ययन होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लिटमस, क्या दिया है, लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया है लिटमस विलियन, है ना, क्या लिटमस विलियन जो प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है, तो आपके लाइकेन से, किससे, लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि थैलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है ना। थैलोफाइटा प्रकार की क्या है, ये वनस्पति है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल कामा तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बताइए कि जल जो होता है वो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, किसी को पता है, कोई बता सकता है। जो जल को तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर दी जाए, ऐसी अवस्था को बोलते हैं वाष्पीकरण, और आपका बोलते हैं वाष्पोर्जन। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बताइएगा सागर की गहराइयों को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। चलिए सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। तो देखिए फैदोमीटर, क्या होता है, फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है सागर की गहराई को मापने के लिए, ठीक है ना। वहीं पर आपका दिया है ड्यूडियोमीटर, है ना, ड्यूडियोमीटर यह आपके गैस की मात्रा है। बैरोमीटर आपकी जो होता है, बैरोमीटर ये आपके वायुमंडल की जो आपकी होती है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। और पेरिस्कोप जो होता है एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है। ये क्या है, जब लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग होती है ना वो इसी के माध्यम से आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बार किसकी इकाई है। चलिए बार किसकी इकाई होती है,
बार, ये आपका जवाब हो जाएगा क्या? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। एक बार बराबर होता है 10 की घाते 5, है ना। कितना होता है? एक बार बराबर जो होता है वो होता है 10 की घाते 5, है ना। क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से मतलब ये हुआ कि ये है आपकी किसके? तो वायुमंडलीय दाब की है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? चलिए बताइएगा। यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है इत्यादि में कौन सी संधि है। हमने आपको संधि वाला टॉपिक हमने करा दिया है, जहां पर यह शब्द हो, वह शब्द हो, रा शब्द हो और आधे शब्द आपको मिले हों, वहां पर आपकी यण संधि होती है। तो क्या जवाब बनेगा? ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि नाक का बाल होना मोहरे का सही अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना मोहरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइए। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सी नंबर अधिक प्रिय होना, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वह शब्द आपको बताना है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, और इंद्रियों द्वारा जो आपका हो सकता है ऐसे शब्द को यूज किया जाता है। ऐसे शब्द को गोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोचर कहते हैं। याद रखिएगा, गोचर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाधा कौन सा शब्द है? बाधा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो आप कहोगे कि सर इसको एक वर्ड बोला जाए, बाधा कैसी है, बाधा कैसा है। तो आपको क्या अच्छा लगा? कैसी अच्छा लग रहा है, कैसा? क्या अच्छा लग रहा है? तो बाधा कैसी है ना, यही बोला जाएगा ना। और कैसी से आंसर निकलता है तो स्त्रीलिंग, और कैसा से आंसर निकलता है तो पुल्लिंग। तो बाधा कैसी है इसका मतलब है स्त्रीलिंग। आपका जवाब बी हो जाएगा। अगला दिया है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो देखो अश्व का पर्यायवाची घोड़ा होता है, घोटक होता है और आपका है होता है, लेकिन कटक नहीं होता है। कटक नहीं होता है, कटक होता है सेना का पर्यायवाची। इसका होता है सेना का पर्यायवाची होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, जो कि पर्यावरण के बारे में दिया गया है। हम यहाँ पर गद्यांश को थोड़ा सा आपको कह सकते हैं क्या निकाल देते हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन होंगे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं उन्हें यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। कह रहे पर्यावरण का संधिविच्छेद होगा। देखो पर्यावरण का संधिविच्छेद क्या होता है? चलिए पर्यावरण मतलब परिधनावरण आपका जवाब बनेगा। क्या बनेगा? परिधनावरण। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम क्या करते हैं? अगर पर्यावरण के भी हृदय है कि नहीं है, उसको अगर आघात पहुंचाते हैं, कब पहुंचाते हैं? यदि हम क्या कर दें? यदि परिस्थिति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, है ना, पेड़ पौधे काट डालते हैं, है ना, तो ये आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वनाम से उबरा कह रहा है सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरा का अर्थ क्या है? देखो कह रहा है सर्वनाश से उबरा जा सके। तो कभी कभी आप कहते हो ना कि वो बच्चा उबर नहीं पाया है अपनी कठिनाई से या किसी प्रकार से, तो उबरा जो मतलब प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है आपसे बचाव से। क्या हो जाएगा? बचाव। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है चरितार्थ करना उल्लेख है, इसका आशय क्या दिया है? देखो यहाँ पर चरितार्थ दिया गया है, आपकी कह सकते हैं गद्यांश में ही है, और इसका मतलब होता है सिद्ध करना। क्या होता है? सिद्ध करना होता है। चलिए अगला आपका गद्यांश दिया गया है, एक पद्यांश है जो कि इसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कभी कभी करा देते हैं, कभी कभी यहाँ पर आपको भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है इसी से कि गरजते घन घनन घन घन में अलंकार बताइए। चलिए गद्यांश में भी जो क्वेश्चन आपके कराने लायक है, जिनको बिना गद्यांश पढ़े हुए कर सकते हैं, उसे आप लोग करिएगा, है ना। गरजते घन घनन घन घन में अलंकार जो पूछा गया है क्या हो जाएगा? चलिए 48 नंबर में आपका जवाब आ रहा है डी नंबर। देखो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं वर्णों की आवृत्ति हो रही है, घा घा और ना की हो रही है। नेक्स्ट क्या दिया है कि मन की उपमा किससे दी गई है? मन की जो उपमा है वो आपको किससे दी गई है? तो ये आपकी मिलेगी किसमें? तो आपकी मोर से है, जो कि आपको गद्यांश में ये दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करा भी दे रहे हैं और करा भी दिया करते हैं। ठीक है, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन आपका अगला है करंट अफेयर से कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? देखो यहाँ पर आपका नमथ बसई कार्यक्रम है, जो कि जनजातीय बच्चों को है उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। और ये सरकार है कौन सी? तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ये है केरल सरकार है। याद रखिए ऑप्शन बी केरल सरकार है। अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर रही है? किसकी स्थापना कर रही है? एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर रही है, ताकि तीनों सेनाओं को क्या मिल सके? मजबूती मिल सके। और ये की जा रही है आपके प्रयागराज में की जा रही है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा।
अगला दिया है शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो अभी आपने कोरोना काल में पढ़ा भी होगा कि शशि कुमार मधुसूदन आपके गोरखपुर के कह सकते हैं हॉस्पिटल के कह सकते हैं बहुत बड़े डॉक्टर थे, मतलब कह सकते हैं एस्ट्रोफिजिक्स थे, क्या थे? एस्ट्रोफिजिस्टिस्ट थे। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के आधिकारिक ब्रांड शुभंकर का नाम क्या है? देखो दिया गया कहाँ, टाटा पावर दिल्ली वाला पूछा गया है, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी रोशनी। क्या है? रोशनी इसका शुभंकर है, ऑप्शन डी रोशनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल, है ना, क्या दिया है? पिस्तौल दिया है, उसे पिस्तौल भी आपको मिलेगा। इसका नाम क्या है? आसमी नाम है। क्या नाम है? आसमी, ASMI, इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में खोजी गई किस नई प्रजाति का नाम पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरवानी के नाम पर रखा गया है? तो देख सकते हैं सिरवानी के नाम पर रखा गया है, और यहाँ पर कह सकते हैं एक नई प्रजाति है, इस प्रजाति का नाम जो है आपका जवाब हो जाएगा 67 नंबर में, यहाँ पर आपका डी फ्रूट फ्लाई। क्या है? फ्रूट फ्लाई है, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा डी नंबर। ठीक है, सिरवानी का नाम क्या है? फ्रूट फ्लाई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पीरियड से संबंधित सभी प्रकार उत्पाद ये मुफ्त वितरण करने वाला दुनिया का पहला देश है, यहाँ पर कौन सा है? तो पीरियड से यहाँ पर जो पीरियड से संबंधित सभी प्रकार के जो भी आपके मिलते हैं लगते हैं, है ना, जिनका भी यूज आपका होता है, तो ये सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट होंगे वो सब फ्री में देगा। और ये कौन सा देश है? तो आपको कौन सा, यहाँ पर आपका भी स्कॉटलैंड है। कौन है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दांदूपुर रेलवे स्टेशन यूपी का नया नाम क्या किया गया है? देखो दिया है दांदूपुर रेलवे स्टेशन आपके योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है कि आपके प्रतापगढ़ के पास, है ना, प्रतापगढ़ के पास है ये आपका रेलवे स्टेशन, और इसका नया नाम जो आपका दांदूपुर रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम कर दिया है माँ बराही देवी धाम स्टेशन। क्या रख दिया है? माँ बराही देवी धाम स्टेशन कर दिया है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर 70 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है कि यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक लड़की नृत्य करती, मतलब कह सकते एक महिला है, नृत्य लकड़ी के पिरामिड पर, है ना, मंच पर 108 तेल के लैंपों को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए किया जाता है। कुल मिला के यूपी जीके का ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि ये जो सब पूरी लीला दी गई है कि एक महिला है 108 तेल के दीपों का वो सर पे रख के नृत्य करती है और भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए है, ये नृत्य के बारे में पूछा गया है। और ये नृत्य यहाँ पर बच्चे का जवाब आ चुका है, चरकुला नृत्य है। कौन सा है? चरकुला नृत्य है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसलिए यूपी जीके भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं? जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर 25 जनवरी। तो बिल्कुल जवाब सही है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं, जो देखो यहाँ पर जैसे दिया गया 15 जनवरी थल सेना दिवस होता है, इसको सभी लोग जानते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता पूछा है। क्या है? नेम सेक पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाए बी झुम्पा लाहिरी। क्या है भाई? झुम्पा लाहिरी। ये एक भारतीय लेखिका मूल की अमेरिकी है। ठीक है, मतलब भारतीय लेखिका मूल की आपकी अमेरिकी आपकी हैं झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? मतलब एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला यहाँ पर कौन सा है? चलिए आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर सी। देखो यहाँ पर दिया पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में किया है ना, इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में पाया है ना, केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स। लेकिन यहाँ पर जो दिया है एक ही विषय है, एक ही विषय है जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन ने एक ही विषय में, याद रखिए, एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सभी लोग परिचित होंगे, जो कि भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार आपका है।
यहाँ पर आपका जवाब है ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आपके फिल्म से संबंधित है। किससे? फिल्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है ना, बड़ी रामायण थी, और आपने पढ़ा कि इसमें तेल के दीपक, क्या यहाँ पर तेल के दीपक जो कि 108 होते हैं, तेल की दीपक रखकर ये नृत्य करती है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? यहाँ पर देखो जो वृक्ष पाए जाते हैं वो अल्पाइन वृक्ष होते हैं। जैसे जैसे आप लोग बर्फ वाले एरिया में जाएंगे तो आपके अल्पाइन वृक्षों की जो संख्या होती मिलने लगती है। तो यहाँ पर 77 में ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इटली, जो इटली है यहाँ पर अल्पाइन आपको देखने को मिलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, क्योंकि लगभग प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी है। तो इसका जवाब आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सेवानिवृत्त पूछा गया है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग जवाब इसका दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 1/3 है ना, कितने होते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के जो सदस्यगण होते हैं 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब ये प्रक्रिया जो आपकी होती है लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और ये उच्च सदन भी कहलाती है, जिसके बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र आपकी होनी अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? बताइएगा। कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, 80 का जवाब देना है। यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन आपका ए और ऑप्शन डी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि आपके 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। सबको राम राम, सब लोग अगली क्लास में आइए। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।